जैसा कि हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं, सेशन की शुरुआत हम कंपनी मोटो से करते हैं। तो सबसे पहले हम आप सभी का माइक अनम्यूट करते हैं। आप सभी लोग अपने माइक को अनम्यूट कर लीजिए और कंपनी मोटो से हम अपने सेशन की शुरुआत करते हैं। रेडी फॉर मोटो? Yes. Yes. Yeah. Yes, sir. Here is the spirit. There is the Create Follow the the spirit. serve in him. Create the vision. Come on. create Come on, come the on. faith Let's serve. Come on, like. हम Come on. मिलकर करेंगे सारे टास्क को जो हमारे डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने हमें परिवर्तन के साथ दे रखा है। और अभी भी टाइम है, हम 2-3 मिनट के अंदर सेशन को मतलब मेन कंटेंट पे आ जाएंगे। तो अभी आप अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इनवाइट कर लीजिए और हम सेशन को फिर आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद जैसा कि हम लोग जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे चेंजेस यहाँ पर ऐसे आए हैं कि जो 2016 में डायरेक्ट सेलिंग का कह सकते हैं गाइडलाइंस आया था। तो गाइडलाइंस तो आया, लेकिन उसको मानने वाले, उसको इम्प्लीमेंट करने वाले ऐसे कितने कंपनियां थी, ऐसे कितने क्या बोलते हैं जो डायरेक्ट सेलर थे। डायरेक्ट सेलर इन द सेंस मतलब हम लोग मतलब जिसको बोलते हैं हम काम करते फील्ड में हम लोग डायरेक्ट सेलर हैं। और जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज हैं उनका अपना एक अलग काम है। तो सबकी अपनी रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में गाइडलाइंस में दिया गया था कि आपको इस गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सारी चीजों को मानना है। लेकिन गाइडलाइंस होती है, गाइडलाइंस और रूल को समझना यहाँ पर बहुत जरूरी है। आज जब तक हम यह नहीं समझ पाएंगे तब तक हम ये नहीं समझ पाएंगे हम जिस काम को करने जा रहे हैं उस काम को करने में हमारे ऊपर किस लेवल का दायित्व है, किस लेवल की लायबिलिटी हमें समाज के प्रति, अपने कंपनी के प्रति, अपने प्रति है। तो जब तक हम उस लायबिलिटी को नहीं फुलफिल करेंगे हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जो लायबिलिटीज होती है एक फ्रेम होता है, उसके फ्रेम के अंदर उसको डिजाइन किया जाता है। और फ्रेमिंग डिजाइन ऐसा होता है कि ताकि उस कह सकते हैं कि मैकेनिज्म के आधार पे हम लोग फील्ड में काम करें और सफलता पाएं। लेकिन जैसे कहा जाता है कि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, उसी तरीके से उस मैकेनिज्म को अगर हम प्रॉपर तरीके से सिस्टमैटिक तरीके से फॉलो अप नहीं करेंगे तो हम शॉर्टकट तरीके से सक्सेस नहीं हो सकते। राइट? तो हम सबसे पहले चलते हैं कि जो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस और रूल में थोड़ा सा उस पर कुछ पॉइंट आप लोग डायरी में नोट करिए और अपनी टीम के लोगों को जरूर बताइएगा, क्योंकि अगर इसकी लैक मतलब आप नॉलेज रहेगा तो कहीं ना कहीं वो मार्केट में सफर करने वाले हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। फिर ना तो उनका अपलायंस साथ देगा, ना तो उनका डाउनलाइन साथ देगा, ना तो कंपनी साथ देगी। क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में सारे सबके रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी तय कर दिए गए हैं कि अगर ऐसा करेंगे तो आपकी जिम्मेदारी, ये करेंगे तो कंपनी की जिम्मेदारी, ये करेगा तो कंज्यूमर की जिम्मेदारी। तो अब हम एक स्क्रीन शेयर करते हैं आप लोगों के बीच में और उसको हम थोड़ा सा डिटेल बताना चाहेंगे, क्योंकि एक स्क्रीन इसलिए शेयर करना जरूरी ताकि कोई ऐसा पॉइंट ना रहे कि जो मिस हो जाए और आप लोगों को समझ में ना आए। इसलिए आप लोग अगर पेन आपके पास कॉपी है तो नोट करके रखिए, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। फिर उसके बाद हम चलेंगे कि इस डायरेक्ट सेलिंग में के गाइडलाइंस रूल्स को आ जाने के बाद, डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को आ जाने के बाद कंपनी में क्या क्या चेंजेस हुए उसको लेके हम लोग मंथन करेंगे। सिस्टम में क्या क्या चेंजिंग हुई और आगे ऐसा क्या क्या हमें अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी को मेंटेन करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा कि ताकि हम मार्केट में अच्छे तरीके से एक सर्वाइव कर जाए। क्योंकि मार्केट में कंपटीशन भी है, नहीं भी है, दोनों चीजें हैं। ये तय करेगा आपकी मार्केटिंग की रणनीति, आप किस तरह से अपनी मार्केट में रणनीति बनाते हैं। तो सबसे पहले गाइड यहीं से शुरुआत होगी हमारे आपकी। अब हमारे लिए जानना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में क्या है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस हमेशा देखिए, जब कोई गाइडलाइंस आती है ऑलवेज, जैसे कहा था कंज्यूमर किंग होता है, कंज्यूमर राजा होता है, उसको ध्यान में रख करके ही बनाया जाता है। इसलिए डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन जो 2022 में आई है, 2016 में ड्राफ्टिंग की गई थी गाइडलाइन अकॉर्डिंग, इसको रूल का मतलब कह सकते हैं कि अधिनियम के तहत एक आ जाएगा, उसमें रूल में आ जाएगा तो उसको मानना मैंडेटरी हो जाएगा। इसमें क्या है कि सीधे सीधे कंसर्न ये है कि जितनी भारत में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज हैं या जो उनके एक्टिव मेंबर्स हैं उनको एक मैकेनिज्म, एक रूल्स रेगुलेशन के तहत
बांध करके रखा गया कि वो डायरेक्ट सेलिंग करेंगे तो किस नियम कायदे कानून के तहत वह उसके अधीन होंगे और उनको वह एबाइड करना होगा रूल्स रेगुलेशंस को। अगर एबाइड नहीं करेंगे तो कंपनी क्या एक्शन लेगी या जो रेगुलेटरी बॉडी है वह क्या एक्शन लेगी और कंज्यूमर क्या एक्शन ले सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट में हम एक ब्रिज का काम करते हैं, एक पुल का काम करते हैं, एक फेस वैल्यू काम करते हैं अपनी कंपनी प्लस अपने कंज्यूमर के बीच में। अगर बीइंग एजुकेशन सेंटर लीडर हम हैं तो हमारा काम है कि हम एटमी कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो हमारा कंज्यूमर होता है हम उसको कंपनी के प्रॉपर गाइडलाइंस, कंपनी के प्रॉपर प्रोडक्ट की नॉलेज दें कि ताकि फेयर डील हो। इसीलिए इस गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए जो नई सुरक्षा नीति बनाई गई है, इसीलिए बनाई गई। अब उसमें जानना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी क्या होती है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी मतलब ये ध्यान रखना है कि वह ऐसी यूनिट जो अपने किसी प्रोडक्ट को सेल करने के लिए अपने एक पर्टिकुलर पर्सन को अपॉइंट करती है और उसके माध्यम से सामान या अपने सेवाओं को बेचने की पेशकश करती है। सिंपल भाषा में यही है। अब हम अपने आप को चाहे एसोसिएट बोल लें, चाहे लीडर बोल लें, कुछ भी बोल लें, लेकिन हम वहां पर एक जो है एंटिटी ही हैं। और इसमें क्या है कि इसी कारण से जो कंपनियां पिरामिड योजना या धन मतलब माल प्रैक्टिसिंग में लगी हुई हैं, यह कंपनियों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना होगा। अभी जब हम लोग ऑफलाइन सेमिनार्स में गए थे तो ऑफलाइन सेमिनार्स में साफ साफ बताया गया था और उसमें हमारे जो कंपनी के सीईओ है मिस्टर राहुल सर, उन्होंने साफ साफ बताया कि और उस पर बाकायदा कंपनी के सेक्रेटरी की मोहर, कंपनी के एमडी की साइन के साथ उसका क्या बोलते हैं जो डॉक्यूमेंट है वह अपलोड किया गया है कि हम ऐसे किसी और कंपनी ने सेल्फ डिक्लेरेशन दिया है कि हम ऐसी किसी योजना को बढ़ावा नहीं देते हैं। डायरेक्ट सेलिंग में हम केवल अपने सेवाओं को या सामान की बिक्री किया सकते हैं और हम उसमें उसको पिरामिड योजना के तहत नहीं लगाते हैं, ना तो उसमें कोई माल प्रैक्टिसिंग करते हैं। जस्ट लाइक कि हमने आपसे पैसा लिया और उस पैसे को हम आगे आपको मल्टीपल करके देंगे, ऐसे कोई एटमी में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ना है, न था, न रहेगा। इसको जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगर बात करते हैं डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस को समझने के पहले गवर्नमेंट के गाइडलाइंस और रूल में फर्क होना जरूरी है। जैसे गाइडलाइंस में सीधे से जैसे गाइडलाइंस क्या होता है, ये होता है कार को आपको ध्यान से चलाना है, ये गाइडलाइंस है। जबकि रूल का नियम यह है कि कार को 40 की स्पीड पर चलाएं। सॉरी गलती से 50 आ गया, 40 की स्पीड ऑलरेडी मेंशन होता है उसमें, लेकिन लोग चलाते कितने हैं? 50, 100, 120। ये क्या है कि इसका मतलब आप रूल का उल्लंघन कर रहे हैं। इसी इतने से आप गाइडलाइंस और रूल के अंतर को आप समझ लीजिए। कार को ध्यान से चलाना है, सही बात है, लेकिन रूल ये भी है कि कार को कितने स्पीड तक चलाना है, ऑलरेडी उसमें लिखा होता है। इसी तरीके से जो गाइडलाइन 2016 में आई उसमें साफ साफ लिखा है कि इन गाइडलाइंस को राज्य और जो स्टेट गवर्नमेंट्स होगी और जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी उनके आपस में कंबाइंड मतलब डायरेक्शन के अकॉर्डिंग चलेंगे। अलग अलग स्टेट का अलग हो सकता है, लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइन जारी करेगी वह सारे स्टेट के लिए एक होगी। जो लीवरेज दिया गया वो स्टेट लेवल पे दिया गया, उसमें कुछ ऐसे क्लाज होंगे जो अपनी सुविधा के आधार पे स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। इसका मतलब साफ साफ है कि जब इंश्योरेंस कंपनी में IRDA आने के पहले इंश्योरेंस कंपनी रन करती थी तो वहां पे क्या होता था, सारी कंपनियों के रूल्स नियम अपने अकॉर्डिंग बना ले जाते थे और अपने अकॉर्डिंग उसको चेंज कर ले जाते थे अपनी सुविधा के अनुसार। लेकिन जब IRDA गाइडलाइंस आई, IRDA गाइडलाइंस आने के बाद सारे चेंजेस आ गए, एक गवर्निंग बॉडी के तहत आ गया, एक फ्रेम बना दिया गया कि सर आपको अब अपनी सारी पॉलिसी इस फ्रेम के तहत इस कंज्यूमर को हित को ध्यान में रखते हुए आपको करना है। उसी तरीके से डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस में भी ऐसा आ गया है कि गवर्नमेंट्स, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट्स जो है आपस में मिल करके अपने स्टेट के अकॉर्डिंग डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस का संचालन करेंगे। लेकिन जो मेन रूल होगा वह रूल वही होगा कि कभी भी उपभोक्ता का हित असुरक्षित ना हो। अब सबसे पहले है कि अगर आप डायरेक्ट सेलर हैं, डायरेक्ट सेलर मतलब है कि हम लोग मार्केट में काम कर रहे हैं इसलिए हम अपनी बात कर रहे हैं। तो अगर हम एक डायरेक्ट सेलर है तो हमें आपको यह पता होना चाहिए डायरेक्ट सेलिंग करते समय कि हमें किन नियमों का पालन करना होगा। अगर नहीं तो आप पालन नहीं करते तो इसका साफ साफ मतलब है कि आप गवर्नमेंट के रूल के खिलाफ जाकर गुनाह कर रहे हैं।
इस बात को आप भी नोट कर लें, जो भी अपने आपकी टीम है उनको भी डाउनलोड कर देंगे। सर अब वो समय चला गया, अब कोई ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। अदरवाइज अगर कहीं भी ऐसा कोई केस पकड़ में आता है तो उसमें कंपनी भी एक्शन लेगी, कंज्यूमर भी एक्शन ले सकता है, आपके खिलाफ कार्रवाई कर सकता है, और साथ साथ क्या बोलते हैं आपका मार्केट में रेपुटेशन गड़बड़ हो सकती है। सबसे आसान टॉपिक्स में मैंने बताने की कोशिश करूंगा कि आप इसको समझिए। सबसे पहले आप अपना परिचय और कंपनी के बारे में बिना बताए डायरेक्ट सेलिंग और प्रोडक्ट का प्रदर्शन नहीं शुरू कर सकते हैं, किसी को आप प्रमोट नहीं कर सकते हैं। इट मींस आपको, अगर आपने ज्वाइन किया है तो आपको माई अकाउंट में जा करके आप अपना विजिटिंग कार्ड जो डायरेक्ट सेलर का एक ऑलरेडी उसको बना है उसका प्रिंट आउट लेकर के अपने पास रखिए, वो आपका आई कार्ड है। वह यह बताएगा कि आप किस कंपनी से एसोसिएटेड हैं, या हर एसोसिएट के पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो अब आदत डाल लीजिए, ये समय की मांग है, गवर्नमेंट का रूल्स है, रेगुलेशन आ गया है कि आप किसी के सामने अगर अपने प्रोडक्ट को बताने जा रहे हैं, प्रमोट करने जा रहे हैं, तो आप बताइए हु आर यू, आप कौन हैं और फ्रॉम वेयर, कहां से हैं, किस कंपनी से हैं, आपका मोटिव क्या है, तो बताना होगा। और आपको अपना पहचान पत्र आइडेंटिटी कार्ड रखना होगा। आई थिंक इसमें अगर 65 पार्टिसिपेंट है तो अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% लोगों के पास उनका आइडेंटिटी कार्ड होगा, अदरवाइज लोगों के पास नहीं है आइडेंटिटी कार्ड। तो आप लोग प्लीज सेशन खत्म होने के बाद कल से फील्ड में जाने के पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड डाउनलोड करके कलर प्रिंट आउट करा के अपने पास रखना शुरू कर दीजिए। हो सकता है फ्यूचर में कंपनी की तरफ से कुछ ऐसा मिलने लगे, लेकिन चूंकि कोरोना की वजह से इसलिए उसको डिजिटली सॉफ्ट कॉपी में रखा गया है, आप उसको ले सकते हैं। साथ ही आप बिना, जो कंज्यूमर है जिसको आप बताने जा रहे हैं, बिना उसके अनुमति के, बिना उससे अपॉइंटमेंट लिए, बिना उसके पास नहीं जा सकते। इट मींस आपको एक प्रोफेशनल के तौर पे तैयार होना पड़ेगा कि हम किसी से मिलने जा रहे हैं तो टाइम लेकर के जाएंगे। और हो सकता है अगला आपको बोले कि सर आपको लिए मैं आधे घंटे रखा हूं, आधे घंटे में आप मुझे अपनी सारी बातों को बताइए। और यह बताना होगा कि आप किस पर्पज से जा रहे हैं। जैसे आप मिलने जाते हैं तो आपको बताना होगा डायरेक्ट सेलिंग के बारे में, आपको सूचित करना पड़ेगा कि सर मैं एटमी ग्लोबल बिजनेस एटमी इंडिया से आया हूं, मेरा मोटिव यह है, मैं इसलिए आपसे मिलना चाहता हूं। अगर बंदा यस बोलता है दैट इज ओके, अगर नहीं बोलता है तो एज पर मतलब उसके हिसाब से आप नेक्स्ट टाइम अपॉइंटमेंट के लिए आप उससे रिक्वेस्ट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए अब प्रोफेशनल डायरेक्ट सेलर का जमाना आ रहा है, इस बात को जितनी जल्दी समझ लिया जाए उतना बेहतर है। अभी इसको प्रैक्टिस में लाने में कुछ टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे करते करते हैबिट में आ जाएगा। इसलिए ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं, ऑलरेडी हम लोग करते फोन करके ही जाते हैं, लेकिन एक प्रोफेशनल के तौर पर किसी के पास जाते हैं तो हमारा आपका नैतिक दायित्व है कि हम जिस कंपनी को प्रेजेंट कर रहे हैं, ग्लोबल कंपनी, तो हमें भी लगेगा हाँ हम किसी ऐसे कंपनी से एसोसिएटेड हैं, एक गर्व के साथ हम उससे बात कर सके। और जब जहां पर हमारे पास एब्सोल्यूट क्वालिटी, एब्सोल्यूट प्राइस के प्रोडक्ट हो तो उसमें क्या कहना है, कोई टक्कर नहीं है। उसके अलावा आप कंज्यूमर को गलत या अधूरी जानकारी देकर के प्रोडक्ट को नहीं सेल कर सकते हैं, नहीं बेच सकते हैं। यहाँ बात बेचने की हो रही है। अगर व्यक्ति हमारा एसोसिएट है, ज्वाइंट है, तो हमारा कंज्यूमर तो है लेकिन हमारा एसोसिएट है, इसका मतलब उसको वह बाय खुद कर रहा है, इसका मतलब उसको उसकी जानकारी है। लेकिन जैसे कि अभी कल के आज के गुड मॉर्निंग सेशन में बताया गया था कि हम लोग जब किसी ऐसे पर्टिकुलर को प्रोडक्ट सेल करेंगे जो हमारा एसोसिएट नहीं है, तो हम ऑलरेडी उसके लिए अपने क्या बोलते हैं उसमें जाएंगे रिसोर्स सेंटर में, वहां पे एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, वह बिलिंग का एक प्रकार से फॉर्म है, उसमें पूरा डिटेल भर के कॉपी आप उसको देंगे, अपने पास रखेंगे, कौन सा प्रोडक्ट दे रहे हैं, क्या है, पूरी डिटेल उसमें डालनी होगी। जैसे हम लोग किसी दुकान सामान ले जाते हैं, बिल मांगते हैं, सेम वैसे समझ लीजिए। तो एक प्रोफेशनल क्या बोलते हैं प्रोफार्मा है कंपनी की तरफ से। डायरेक्ट सेलर उपभोक्ता को कोई ऐसा वादा नहीं करेगा जो 100% पूरा नहीं करता है। अब आपको इस पॉइंट को बताने के पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि ऑफलाइन सेमिनार के बाद जब हम लोग सेकंड डे एटमी ऑफिस गए तो हम लोग को 8:30 बजे से एक मीटिंग रखी गई थी। उस मीटिंग में यही सब बताने के लिए बताया गया था कि आप लोग आइए, आपको क्या करना है, सीखना है, क्या करते आए हैं, क्या नहीं करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग टूथपेस्ट को प्रमोट करते हैं, लेकिन क्या क्या बता के प्रमोट करते हैं एवरीवन नोज। अब नहीं करना है प्लीज। जो कंपनी के पीपीटी में है, जो कंपनी के आप ऑनलाइन शॉपिंग मॉल में जाते हैं वहां कंपनी के प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लिखिए, उतना ही मार्केट में सर्कुलेट करना है और कुछ ऐसा सर्कुलेट नहीं करना है कि जो कल के लिए आपके लिए समस्या खड़ा कर दे।
कंपनी का भी ये कहना है कि सर आप उतना ही प्रमोट करिए जितना मैं बता रहा हूँ उतना मेरा पर्याप्त है। कोई व्यक्ति अपने मर्जी से करता है, जानता है तो, लेकिन हम ऑन रिकॉर्ड कभी भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट किसी के पास सबमिट नहीं कर सकते हैं। जैसा कि ऑलरेडी हम लोग के व्हाट्सएप ग्रुप पे सर्कुलेट होता रहता है, प्लीज अवॉइड इट। इसको आप लोग अवॉइड कीजिए, ये समय की मांग है। और अपनी टीम में बता दीजिए कि सर ऐसा नहीं करना है। जितना कंपनी के पीपीटी से जानकारी मिले कंपनी, इसलिए कंपनी बार बार ये बोल रही थी, हम लोगों को बोला गया कि आप लोग कंपनी के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कीजिए। प्लेटफॉर्म का मतलब है कि आप कंपनी के ऑनलाइन या ऑफलाइन सक्सेस सेमिनार में आइए पूरी टीम के साथ। आप कंपनी के वन डे सेमिनार में आइए उन नए प्रॉस्पेक्ट्स के साथ जिनको आप ज्वाइन कराना चाहते हैं, बजाय इसके कि बैक टू बैक जूम मीटिंग। हाँ, कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस को आगे डाउनलोड अपलोड करने के लिए जिम्मेदारी एजुकेशन सेंटर लीडर्स को दी गई है, इसलिए एजुकेशन सेंटर ओपन किए गए हैं। वो आपको प्रॉपर तरीके से वो इंफॉर्मेशन डाउनलोड करेंगे जो कंपनी से पास आउट होगी, या जो जिम्मेदार लीडर्स हैं जैसे डायमंड मास्टर, ऑटो सेल्स मास्टर, एसआरएम है, उनके पास भी इंफॉर्मेशन आती है, वो जो डाउनलोड करते हैं। बस आप उतना ही मान चलिए और ऐसा कोई इंफॉर्मेशन को मत बोलिए जो ऑथेंटिक ना हो। इसलिए इन सब चीजों को अवॉइड करिए। जब आप डायरेक्ट सेलर उपभोक्ता से बिक्री कर रहे हो तो उपभोक्ता को हमेशा जानकारी देनी होगी, खुद का, आपका नाम, पता, कंपनी का रजिस्ट्रेशन नंबर, फोन नंबर, प्रोडक्ट सर्विस का बिल्कुल राज सहित ऑलरेडी आप लोगों को मिलता है, वह आपके पास होना जरूरी। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा नहीं रहे, जैसे कंपनी में भी रूल है कि अगर किसी कारणवश प्रोडक्ट की वापसी होती है तो अगला बंदा किसके अकॉर्डिंग क्लेम करेगा कि सर मैंने इतने का लिया था, मुझे इतना पैसा रिफंड चाहिए, मुझे प्रोडक्ट ने फायदा नहीं किया। इसीलिए जो आज सुबह गुड मॉर्निंग सेशन में बताया गया, इसीलिए बताया गया कि ताकि उसका इंफॉर्मेशन उसके पास हो, जो आपने जानकारी दी अगर वह उसको फायदा नहीं करता है या उसके लिए लागू नहीं करता है तो अल्टीमेटली वह क्लेम कर सकते कि सर ये प्रोडक्ट आप वापस लीजिए और मेरा पेमेंट वापस कीजिए। तो उसी बिल के अकॉर्डिंग करेगा उससे, इसलिए उस पर डिटेल जानकारी देनी होगी, प्रैक्टिस में लाना होगा। अभी बात लोगों को उतनी सही तरीके से नहीं डाइजेस्ट होगी, लेकिन डाइजेस्ट होगी क्योंकि यह समय की मांग है। अगर वैसा नहीं कर पाते हैं तो इसका मतलब है कि आप अनएथिकल एक्टिविटी में जा रहे हैं एज पर गवर्नमेंट गाइडलाइंस, इसलिए इंप्लीमेंट इट। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को जब चाहे तब, जो डायरेक्ट सेलर है, जो डायरेक्ट सेलर मतलब जो कंपनी में ज्वाइन किया, जैसे जो एसोसिएट, जब चाहे तो कंपनी को छोड़ सकता है। वही कंपनी की रिफंड नीति के अनुसार डायरेक्ट सेलर के प्रोडक्ट सर्विस का वापस देकर रिफंड पा सकता है। इट मीन्स है कि यहाँ पर डायरेक्ट सेलर को भी ये पावर दी गई है। जैसे अगर कुछ कंपनी में ऐसा होता है कि अगर क्या बोलते हैं आप ज्वाइन करते हैं तो आपका जो कुछ कंपनसेशन बना होता है वह नहीं देते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डायरेक्ट सेलर की हित को भी सूचित किया गया है कि अगर आपको कुछ पे आउट बना है तो वहाँ जो कुछ भी है फाइनल लास्ट कंपनसेशन जो बनता है आफ्टर डिडक्शन, कुछ भी ऐसा है तो आपको वह मिल जाए, आपको उसके लिए किसी के पास जाने की जरूरत ना पड़े। एक मैकेनिज्म बनाया जा रहा है, वो बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर उपभोक्ता का हित जरूरी है तो जो डायरेक्ट सेलर है वो काम कर रहा है उसका भी सुरक्षित होना जरूरी है, क्योंकि वह फील्ड में काम कर रहा है। डायरेक्ट सेलर के पास खुद की लिखित पुस्तिका होने, मतलब बुकलेट होती है जिसपे सभी प्रोडक्ट की सर्विस की जानकारी, बिक्री की जानकारी उपभोक्ता के नाम सहित होनी चाहिए। ऑलरेडी महेंद्र जी प्लीज, महेंद्र जी आप जो इस पे कर रहे हैं ना स्क्रीन पर, प्लीज ऐसा मत कीजिए। अब बात आती है कि जिस अभी कुछ कोई क्वेरी होगी तो लास्ट में क्वेश्चन सेशन हम करेंगे, उसमें आप पूछ सकते हैं, जिसमें सभी प्रोडक्ट की जानकारी होगी। मतलब आपका एक डायरी होनी चाहिए जिसको बोलते हैं प्रॉस्पेक्ट डायरी, कंज्यूमर डायरी, या कह सकते हैं आफ्टर सेल सर्विस देने के लिए आपका डिटेल जानकारी होनी, ताकि दोबारा भी आप उसको कांटेक्ट कर सके कभी कोई जरूरत पड़े तो, या वो आपको कांटेक्ट कर सके ताकि आपने अगर उसके पास कोई ऐसी इंफॉर्मेशन छोड़ करके आप आए हैं तो। उसके अलावा क्या है कि एक मिनट, डायरेक्ट सेलर के पास ऐसी कोई सामग्री, ऐसा कोई मटेरियल, डायरेक्ट सेलर के पास ऐसा कोई मटेरियल प्रॉस्पेक्ट आगे नहीं दे सकता जो कंपनी ने जारी नहीं किया। इसके बारे में मैंने भी ऊपर ही बता दिया आप लोगों को कि मतलब जो कंपनी के लिटरेचर्स हैं, जो कंपनी के पंपलेट्स हैं, जो कंपनी के वीडियोज हैं, बस आप उतना ही अपने तरफ से किसी को आगे सर्कुलेट करें और कोई भी ऐसा क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स आगे सर्कुलेट ना करें।
इस पर कंपनी भी एक्शन जब चाहे तब ले सकती है, आप इसको अवॉइड कीजिए। अब बात आती है कि अगर जो डायरेक्ट सेलर को अपने उपभोक्ता या नए डायरेक्ट सेलर को ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट खरीदने को मजबूर नहीं कर सकता नॉर्मली, और पहले कई कंपनियों में ऐसा होता आया है कि अगर आपका अपलाइन है, वो कहता है सर आपको इतने का प्रोडक्ट लेना चाहिए, मजबूर मत करिए, आप उसको कंपनी का प्लान बता दीजिए, उसको उसका विजन बता सकते हैं, लेकिन आप फोर्स नहीं कर सकते। इट मीन से है कि जैसे कंपनी भी अपने 864 सिस्टम में बताया गया साफ साफ कि आप किसी व्यक्ति की भावनाओं के साथ या उसके पैसे के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करेंगे, साफ साफ उसमें यही है कोर वैल्यूज में। तो वही रूल यहाँ पे भी है कि वह उसकी इच्छा होगी वह प्रोडक्ट खरीदेगा, उसकी इच्छा होगी नहीं खरीदेगा। आपका काम है नेक्स्ट देखना, अगले को देखना, जानकारी देना, जानकारी अकॉर्डिंग उसको लगेगा कि हाँ यहाँ पे इंफॉर्मेशन अच्छी है या प्रोडक्ट मेरे लिए यूजफुल है, तो वह जाकर के प्रोडक्ट की बाइंग करेगा, खरीदेगा। डायरेक्ट सेलर कोई भी ऐसी जानकारी नए लोगों को बुलाते समय नहीं छुपा पाएगा, जैसे कि प्रोडक्ट सर्विस की वापसी की शर्तें, वारंटी या गारंटी बताना जरूरी है। मतलब है कि जो कंपनी के प्रोडक्ट पे लिखा है वह इंफॉर्मेशन आप जरूर से जरूर देंगे, चाहे पुराना एसोसिएट्स हो या नया एसोसिएट्स हो, इस बात को ध्यान में रखना जरूरी है। अब बात ये करते हैं कि अगर जो ये तो हो गया डायरेक्ट सेलर की पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बात हो गई डायरेक्ट सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतना हम अगर काम करते हैं तो हमें क्या करना होगा। अब बात आगे आती है नेक्स्ट स्टेप की, कंपनी के लिए क्या गाइडलाइंस बनाई गई है। अभी इसके ऊपर जो आपने गाइडलाइन सुनी वह जो फील्ड में एक्टिविटी कर रहा है उसके लिए है। उसके लिए सबसे पहला रूल सही है कि उस कंपनी का रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के यहाँ एमसीए में, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स में, कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, और वह सभी दस्तावेज बनाने होंगे, लगाने होंगे, कंपनी के वेबसाइट पे अपलोड करना होगा, ताकि जो आपसे एसोसिएट हो वह सेटिस्फाइड हो पाए कि हम जिस कंपनी से एसोसिएटेड है वह कंपनी लीगल है, कोई पिरामिड स्कीम नहीं चलाती है, कोई माल प्रैक्टिसिंग नहीं करती है, और किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। क्योंकि अलग अलग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी अलग अलग तरीके की सर्विस प्रोवाइड करती हैं, तो उसमें इस बात को पूरी क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि यह कंपनी क्या करती है और उसका मोटिव क्या है। कंपनी को डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस चलाने के लिए अपने स्टेट के जो कंज्यूमर डिपार्टमेंट, अफेयर्स डिपार्टमेंट होगा, उसको बताना होगा, अपने बिजनेस की जानकारी देनी होगी, टाइम क्या क्या अपडेशन नए आ रहे हैं, क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा है हमारे डायरेक्ट सेलिंग के काम करने पे, उसका क्या एस्पेक्ट है, क्या क्या हम अपने कंज्यूमर्स को वैल्यूज दे पा रहे हैं, उसका एक डेटा एनालिसिस होगा का, और वो कंपनी के पास डेटा अवेलेबल होगा और वहां उनको शेयर करना पड़ेगा गवर्नमेंट्स के पास, स्टेट गवर्नमेंट के पास। अब उसके अलावा कंपनी को क्या करना होगा, कंपनी के पास 3 सदस्यों की एक मिनिमम ऐसी कमेटी होगी जो डायरेक्ट सेलर और कंज्यूमर की समस्याओं का निवारण कर सके। अभी आप देखे होंगे कि अपने कंपनी के वेबसाइट में, ऐप में भी ऑलरेडी ग्रीवेंसेस ऑफिसर की नियुक्ति कर दी गई है, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट एक अलग से बैठा दिया गया है, और साथ में अपने क्या बोलते हैं जो कंपनी के सीईओ हैं राहुल सर, उनका भी ऑलरेडी डायरेक्ट नंबर वेबसाइट पे डाल दिया गया है कि अगर एक मैकेनिज्म बताया गया कि एक हायरार्की के बाद अगला, नेक्स्ट हायरार्की के बाद, मतलब अगर आप कोई कंप्लेंट करते हैं कंज्यूमर डिपार्टमेंट के पास, वहां नहीं आता तो आप ग्रीवेंसेस के पास जाएंगे, उसके बाद लास्ट थर्ड, वो 3 लोगों की वही समिति बनाई गई है। इसीलिए वह अपडेशन आपको वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा, अभी मैं उसको आपको दिखा दूंगा। अब उसके बाद कंपनी के पास खुद की वेबसाइट होगी जिसमें कंपनी के प्रोडक्ट, सर्विस, कंपनी के कॉन्टैक्ट नंबर, कंपनी की पॉलिसी, इनकम प्लान, क्वालिटी सर्टिफिकेट, ये सभी चीजों को वहां पर अपलोड करना होगा पूरे ट्रांसपेरेंसी के साथ। बिना अपलोड किए हुए आप ऑपरेशंस नहीं कर सकते मार्केट में। और हर कंपनी का अपना एक राज्य में, अपने स्टेट में एक रीजनल ऑफिस खोलना होगा जो कि उस कंपनी के या उस कंपनी के मैनेजर के नाम से होगा। इसका मतलब आप ये समझ लीजिए कि आने वाले समय में जिस लेवल का सेल होगा स्टेट्स में, वैसे खुलेगा सारे स्टेट में धीरे धीरे, लेकिन सबसे पहले वहां पे कंपनी का ऑफिस खुलना मैंडेटरी हो जाएगा जहां पे ज्यादा सेल, जैसे
हम लोगों के डेटा में साफ साफ ही बताया गया है कंपनी का कि सबसे ज्यादा कंपनी के पास ऑर्डर मुंबई से आता है, महाराष्ट्र स्टेट से आता है, उसके बाद सेकंड है हमारा क्या बोलते हैं नागालैंड। अब ये सोचने की बात है कि मुंबई महाराष्ट्र तो ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टेट है, वहाँ के लोगों की मतलब कह सकते हैं कि लिविंग स्टैंडर्ड भी अच्छा है, लिविंग पावर अच्छी है, परचेजिंग कैपेसिटी ज्यादा है। लेकिन नागालैंड की अगर हम बात करें, इस बीच में इतने कितने बड़े बड़े स्टेट आते हैं, वहां पे एटमी के प्रोडक्ट्स के उस तरह से कंजम्पशन नहीं है, तो क्यों? इस पर भी मंथन करने की जरूरत है। मंथन कीजिए आप लोग जो अलग अलग स्टेट से आते हैं। इसका मतलब है आप कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो आपकी जिम्मेदारी है कि जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं वहां पर कंपनी को ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन की जरूरत है, ज्यादा लोगों के पास कंपनी के प्रोडक्ट वैल्यूज सब चीजें पहुंचाइए अपने एसोसिएट्स के थ्रू, जरूरी है। अब उसके बाद अगला स्टेप क्या है? अगला स्टेप है कि कंपनी के का जो प्रबंधक होगा उसके पास कोई ऐसा आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए जिसको मतलब पिछले 5 सालों तक का, अगर वह ऐसा कुछ है तो वह कंपनी का प्रबंधक नहीं, मैनेजर नहीं बन सकता। वो मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है। स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिस खोलेंगे वहां के लिए भी यही चीज है कि उसके पास ऐसा कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। कंपनी ध्यान रखेगी कि उसके डायरेक्ट सेलर डिस्ट्रीब्यूटर किसी तरह से प्रोडक्ट सर्विस की बिक्री कर रहे हैं और कहीं वो डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइंस के विरुद्ध तो नहीं जा रहे हैं, जैसा कि गाइडलाइंस ऊपर बताया गया। एक कंपनी ध्यान रखेगी। कंपनी खुद भी किसी प्रकार से आने वाली समस्या का समाधान करे। कंपनी को आने वाली शिकायतें को जो कंप्लेंट्स होगी वह 45 डेज के अंदर रिजॉल्व करना होगा। अगर ऐसा कंपनी कोई नहीं कर पाती है तो फिर आगे चल के वह कंप्लेन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जा सकती है। इसलिए कंपनीज को 45 डेज के अंदर उसको रिजॉल्व करना होगा। एक रिसेंटली अभी आप लोगों को सुनने में आया होगा कि यदि कोई डायरेक्ट सेलर एसोसिएट, जैसे हमारे आपके पास बहुत सारे लोगों की आईडीज लगी हुई हैं, 2 साल से एक भी प्रोडक्ट की बाइंग नहीं हुई है, तो सीधे देखिए 9th क्लास उसमें ये बोलता है कि यदि कोई डायरेक्ट सेलर 2 साल तक कोई प्रोडक्ट की बिक्री नहीं करता है, मतलब बाइंग नहीं करता है, तो उसको नोटिस देकर डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस से, उस एग्रीमेंट से अलग किया सकता है। जो एग्रीमेंट अभी हम लोग अपना एडीएन नंबर जनरेट करते हैं, किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो एक पॉपअप बन के आता है, सब पे हम लोग एग्री करके सबमिट करते हैं। उसकी सॉफ्ट कॉपी आपके एडिट माई अकाउंट में आप जाते हैं तो वहां डायरेक्ट सेलर एग्रीमेंट है, आप डाउनलोड करके आप देख सकते हैं उसमें क्या क्या लिखा है। वही चीज मैं यहाँ बता रहा हूँ आपको, हिंदी में बता रहा हूँ, बस इतना है। तो अब लेकिन आने वाले समय में अब इसको कंपनी और कम करेगी, क्योंकि इसके पावर कंपनी के पास रखा है या कंपनी की पावर में आता है कि अगर कोई कंपनी चाहेगी तो आपको साल भर के बाद ही आपको अलग किया सकता है, या 2 साल इनका होगा, उनके पास नोटिस जाएगी ये पावर कंपनी के पास हो। तो कंपनी क्या कैसे करती है, ये कंपनी के विवेक के आधार पर है। अब उसके अलावा कंपनी को अपने डायरेक्ट सेलर द्वारा खरीद या बिक्री, मतलब सेल या परचेज को डेटा का समय समय पर देना होगा। अगर कंपनी कोई डायरेक्ट सेलर बैट के अंतर्गत, प्रोडक्ट बैट के अंतर्गत आता है, तो कंपनी को उसे टैक्स भरने के लिए नोटिस भी देना होगा, जिसमें बैट लगता है ऑलरेडी। लेकिन ऑलरेडी अपने सारे प्रोडक्ट में बैट लग करके आता है, तो जब हम बैट किसी को देते हैं तो अगला जब हम पेमेंट लेते हैं तो उसमें भी बैट का ऑलरेडी इंक्लूडिंग होती है। जैसे हमें आपको जो मिलता है डीपी प्राइस पे मिलता है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे, हमने अगले को कितने पर बेचा, जो आपको फॉर्म मिलेगा वो फॉर्म में दिखाना होगा कि हमने कितने बेचा, उसमें कितना बैट है। इस बात को समझना होगा आपको, और फिर उसका बाकायदे आपको जीएसटी फाइल करना पड़ेगा। ऑलरेडी आप लोग जानते हैं कि जब हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं तो जीएसटी का कॉलम आता है। अब वो जीएसटी का कॉलम आ गया है, उसका समय शुरू होने वाला है। आप मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि अब वो जीएसटी का यूज होना शुरू होने वाला, हम लोग तैयार हो जाए, राइट। अब थोड़ा सा एक चीज और भी ध्यान लेना जरूरी है कि डायरेक्ट सेलिंग वर्सेस फ्रॉड क्या होता है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले एक कंपनी के बारे में बहुत जोर शोर से चर्चा हुई थी और उस पर गवर्नमेंट ने कार्रवाई की। हम उसका नाम नहीं लेना चाहेंगे अपने प्लेटफॉर्म पे। उसको लेकर के बहुत सारी तरीके से मार्केट में रूमर्स हैं
लेकिन जब तक आप सच्चाई किसी चीज के बारे में ना जाने तब तक किसी के बारे में कमेंट करना उचित नहीं होगा। देखिए, रही बात हम उस कंपनी की बात करें तो ऑलरेडी वो कंपनी नंबर 1 है, क्योंकि उसने डायरेक्ट सेलिंग करना सिखाया, हम लोग उसी के पार्ट हैं। कुछ ऐसे गलतियां हो सकता है क्या, कुछ ऐसा मतलब गवर्नमेंट रूल का उन्होंने मतलब उल्लंघन किया 2011 में, उसका जो परिणाम इधर आया। हो सकता है गवर्नमेंट के जो मतलब डॉक्यूमेंटेशन थे, या हो सकता है जो कुछ ऐसी चीजें मांगी गई थी वो नहीं सबमिट कर पाए, इसलिए कंपनी ने उनकी सारी चीजों को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट ने, ईडी ने फ्रीज कर दिया, जब्त कर लिया है। अभी भी इनके पास टाइम होगा, अगर वो जस्टिफाई कर पाएंगे तो वह उनका जो जब्त की गई सब प्रॉपर्टी है उनको वापस किया सकते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा कुछ ना करिए। ध्यान रखिए कि एक जो वास्तविक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी होती है, एमएलएम कंपनी होती है, और पिरामिड स्कीम में गाइडलाइन 2016 में समझाया गया है। इसको समझना जरूरी है कि पिरामिड स्कीम क्या है और डायरेक्ट सेलिंग क्या है। हमेशा डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां प्रोडक्ट और सर्विस आधारित होती है, जैसा कि उस दिन हमारे ऑफलाइन सेमिनार में साफ साफ हमारे सीओ राहुल सर ने बताया कि हम लोग नहीं करते, हम केवल प्रोडक्ट की बिक्री करते हैं अपने डायरेक्ट सेलर के थ्रू, और उसी को हम सेल करने पर मार्केट में जोड़ देते हैं, हम उसी को प्रमोट कर, जोड़ देने मतलब प्रमोट करते हैं। लेकिन पिरामिड स्कीम में सिर्फ नए लोगों को लाने के लिए कहा जाता है, और उनसे इसमें क्या होता है कि डार्क सेलिंग में हम लोगों से जोड़ने की, ज्वाइनिंग के लिए कोई पैसा नहीं लेते, लेकिन जो पिरामिड स्कीम होती है वहां ज्वाइनिंग के लिए वो पेमेंट लेते हैं, और उस पेमेंट के बदले में कुछ उनको एक प्रलोभन देते हैं। उस प्रलोभन के लालच में आकर के लोग जुड़ जाते हैं, बाद में इस तरह के स्कैम के शिकार हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं फ्रॉड। जो कंपनी आपकी ज्वाइनिंग फ्री दे रही है, प्रोडक्ट का ऑलरेडी ऑनलाइन आपके पास मॉल अवेलेबल है, उसका कोई चार्ज कोई नहीं ले रही, सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट, आप सभी लोग जानते हैं, एटमी में एसोसिएटेड हैं, यही एटमी की ब्यूटी है। अब उन सारे गाइडलाइंस को सारी कंपनियों को करना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो गवर्नमेंट चूंकि रूल बना दी है तो उससे हो जाएंगे। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है, जिस दिन अपनी गाइडलाइन जारी हुई, गाइडलाइन जारी हुई, रूल्स रेगुलेशन आने वाला अनाउंसमेंट हुआ, अपनी कंपनी 99% सारे पैरामीटर्स को फुलफिल कर रही थी। कुछ एक केवल सिस्टमेटिक चेंजेस होने थे, जैसे ग्रीवेंसेस ऑफिसर की नियुक्ति, कस्टमर केयर डिपार्टमेंट अलग बनाना, अपना क्या बोलते हैं जो अथॉरिटी है, जो कभी मैंने बोला बताया कि 3 ऐसे सोसाइटी लोग कमेटी होगी, उसमें राहुल सर का अपॉइंटमेंट होना, ये सब होना बाकी था, वो कंपनी विद इन कुछ दिनों के अंदर कर दिया। बाकी सारे गाइडलाइंस को ऑलरेडी हम लोग इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से क्या बोलते हैं लेके चलते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी सालाना मासिक रूप में कोई फीस नहीं लेती, कोई चार्ज नहीं करती, जबकि वहीं जो पिरामिड स्कीम होती है, जो फ्रॉड स्कीम होती है, उससे रकम मांगती, पैसा मांगती, सर आप इतना दीजिए, इतने बाद आपको इतना पेमेंट वापस करेंगे, या आपको प्लाट दे देंगे, कुछ भी ऐसा करते हैं। और जबकि उस और या वो ऐसा भी करते हैं कि उसकी जो रियल वैल्यू प्रोडक्ट की होती है उससे कई गुना ज्यादा पैसा मांगती हैं, और जबकि वास्तविक कीमत उस प्रोडक्ट की उतनी नहीं होती। तो इन सब चीजों को जब तक हम अपने अंदर डाउनलोड नहीं करेंगे कि हमें इनसे बचना है, या अपने टीम को नहीं बताएंगे, तो अल्टीमेटली कभी ना कभी जा करके कहीं ना कहीं हो सकता है लोग गलती कर बैठे और उसके क्या बोलते हैं शिकार हो जाए। इसलिए ध्यान रखें, अगर गाइडलाइन से खिलाफ जाने पर क्या होगा ये जानना बहुत जरूरी है। अगर गाइडलाइन से खिलाफ जाते हैं तो क्या होगा ये जानना जरूरी है। डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन सिर्फ एक दिशा निर्देश, डायरेक्शन है, लेकिन इसके लिए अभी कोई बहुत विशेष स्पेशल मतलब कह सकते हैं कि कार्रवाई नहीं बताया गया। लेकिन क्योंकि जिस दिन वह बाकायदा एक्ट में संशोधित होकर के आ जाएगा, सारी चीजों को आ जाएगी, उसके बाद एक कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है जो 1986 में, और प्राइस चिट एंड मनी सर्कुलेशन स्कीम बैनिंग 1978 के तहत मामले चल सकते हैं। अभी जो चल रहे हैं यही चल रहे हैं, लेकिन अब उसके और ड्राफ्टिंग और रूल्स रेगुलेशन आ रहे हैं, और क्या क्या हो सकता है। अभी तक क्या होता है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर जो ऐसे कोई गलत माल प्रैक्टिस करता है उसके खिलाफ उपभोक्ता FIR करता है, और उसके बाद फिर उसकी एक लीगल प्रोसीडिंग शुरू होती है। लेकिन अब प्रोसीडिंग की चीजें चेंज हो गई। अब क्या होता है, जब कहीं ऐसा कोई स्कैम पाया जाता है तो उसमें सबसे पहले क्या FIR होते ही
ईडी इन्वॉल्व हो जाता है, अपना इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हो जाता है, अपना क्या बोलते हैं आर्थिक अपराध शाखा है वो भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अब धीरे धीरे चीजें चेंज हो रही हैं, चीजें ट्रांसपेरेंट हो रही हैं। अगर कोई कंपनी या लीडर ऐसा कोई गलत करता है तो उसके खिलाफ शिकायत कैसे होता है, यह साफ साफ इसमें लिखा है कि उसके खिलाफ 45 दिन के अंदर कंप्लेन जाती है, 45 डेज के अंदर उसको रिजॉल्व करना होता है। अगर नहीं होती है तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स में भी कंप्लेन किया जा सकता है। अगर कंप्लेन सही पाई जाएगी तो कंपनी का रजिस्ट्रेशन भी टर्मिनेट कर दिया जाता है। अभी यही 2-3 चीजें ऐसी हैं जो सामने आई, लेकिन कुछ और भी ऐसी चीजें सामने आने वाली हैं कि जो बहुत ही सख्त होने वाली हैं। इसलिए ये हमेशा ध्यान रखना है कि कभी भी हमें कंपनी के बाहर जा करके, कंपनी के बाहर जो उसने फ्रेम बनाया है उसके बाहर जा करके हमें काम नहीं करना। हमें काम करना जरूरी यही है कि जो कंपनी बताए हमें वही फॉलो करना है। अगर हम नहीं फॉलो कर पा रहे हैं या जानकारी नहीं है तो कोई भी एजुकेशन सेंटर लीडर से आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपने अपलाइन से बात कर सकते हैं, डायरेक्टली कंपनी का कंज्यूमर मतलब कस्टमर केयर डिपार्टमेंट है वहां बात कर सकते हैं। लेकिन अपने डाउट्स को क्लियर रखिए कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। राइट, ये तो बात हुई जो चेंजेज हुए थे। अब इन चेंजेस के अकॉर्डिंग हम आपको थोड़ा सा एक बार ले चलते हैं कंपनी के, एक मिनट सर, आपको वो प्रोफार्मा हम दिखाना चाहेंगे जहां पे देखिए आपके सामने एक मैंने शेयर कर दिया है। अब आप देख पा रहे होंगे इसमें एक सबसे बड़ी बात, एक कहावत कही गई है कि 10 रुपया कमाने से अच्छा है अगर हम 10 रुपया बचा लें, वो ज्यादा आसान भी होता है और कह सकते हैं उसको बोलते हैं कि हम स्मार्ट हैं। राइट, उसी की तरीके से कि जब हम किसी का रजिस्ट्रेशन करते हैं, आप नीचे देख रहे होंगे एटबी मोबाइल का जहां पे नीचे बना हुआ इसमें लिखा है सर्च डायरेक्ट सेलर। राइट, इसमें लिखा है सर्च डायरेक्ट सेलर। इतनी से अभी तक जब हम किसी की ज्वाइनिंग करते थे तो ये पता करते थे, हमें पता कर लें कि यह व्यक्ति कहीं और तो नहीं ज्वाइन है या कहीं क्या बोलते हैं उसका रजिस्ट्रेशन तो हमारे पास हुआ है नहीं हुआ इतने में, या हुआ है तो आप कितना समय बीत गया। एक उसी का हम आपको जिसमें दिखाना चाहते हैं कि अभी तक हम जहां पे सर्च करते थे वहां पर कंपनी को NSDL को 5 रुपीज पर सर्च करने का पेमेंट करना पड़ता था। अब कंपनी ने एक ऐसा मैकेनिज्म बना दिया है कि जहां पर हम कंपनी का 5